अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। माला नॉवेल की दूसरी किस्त के चौथे हिस्से के साथ हाजिर हूँ। लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आपका किया हुआ एक लाइक और आपका किया हुआ एक सब्सक्राइब मेरा हौसला बढ़ा देता है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। मैं तुम्हें एक नसीहत कर रही हूँ, अपने बिजनेस प्लान पे ध्यान दो। 32 साल की उम्र में भी अगर तुम्हारे पास कोई प्लान नहीं है तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। सोचो, तुम्हारा मैन्योर क्या सोचेगा अगर तुम इसे प्लान बना दिखाने में नाकाम हो जाते हो। केव के चेहरे से साया सा गुजर गया। उसने जवाब नहीं दिया। झुक के एक कैबिनेट खोली और अंदर रखे चंद कैनवस बाहर निकाले। फिर उन्हें खोला तो आंखों में सताइश उभर आई। ये आपने बनाए हैं? जाहिर है मैंने बनाए हैं। अब तुम कहोगे कि ये बहुत अच्छे हैं, तो मुझे पहले से मालूम है कि ये बहुत अच्छे हैं, इसलिए काम पे ध्यान दो। केफ ने मुस्कुरा के कैनवस वापस रखे। वैसे आप क्या काम शुरू करने लगी हैं अब? उसने वो सवाल पूछ लिया जो वो शुरू में पूछने जा रहा था। बताऊंगी, वो बेनियाजी से कह के काम करती रही। कैफ ने चंद लम्हे उसके जवाब का इंतजार किया। फिर उसे एहसास हुआ कि कैफ जमाल एक नाकाम एंटरप्रेन्योर है और कशमाला मुबीन एक कामयाब इंसान। वो एक नाकाम इंसान से कभी राय नहीं लेगी। उसने एक गहरी सांस खारिज की और ऊपरी खानों से चीजें निकालने लगा। वो उन दोनों से लंबा था, इसलिए सबसे ऊपर वाले खानों की सफाई वो ही कर सकता था। शेल्फ के सबसे ऊपरी खाने से उसने किताबें निकाली तो कुछ फर्श पे गिरा। वो चौंका, किताबें एक तरफ रखी और पंजों के बल नीचे झुका। वो एक तयशुदा कागज था। कैफ ने हल्की सी गर्दन मोड़ के उन दोनों को देखा। उनकी उस तरफ पुश्त थी। किसी ने वो कागज गिरते नहीं देखा था। कैफ ने धड़कते दिल से उसकी तह खोली। अंदर लिखी तहरीर को वो एक ही नज़र में पहचान गया था। उसने नामहसूस अंदाज में कागज जेब में रख लिया और वापस काम करने लगा। शाम तक वो तीनों मिलके इस स्टूडियो को चमका चुके थे। मार्बल का फर्श धुल के खुश्क हो चुका था। खिड़कियां अंदर बाहर से साफ हो चुकी थीं। एक वर्क टेबल खिड़की के साथ रखी थी जिस पे कशमाला ने अपनी ज़रूरी चीज़ें सजाई थी। स्टैंड कैंडल भी जला दी थी जिसने सारे कमरे को मुअत्तर कर दिया था। कैफ ने तनकीदी नज़रों से कमरे का जायज़ा लिया। यहाँ सिर्फ एक चीज़ की कमी है, पौधों की। वो मुस्कुरा के बोली, सुबह नए पुराने सारे पौधे सेट कर दूंगी इधर, फिर मेरा होम ऑफिस मुकम्मल हो जाएगा। कैफ ने मुस्कुरा के उसे देखा। उसके बाल और पलकें तक मट्टी मट्टी हो चुकी थी, लेकिन वो खुश लग रही थी। पता है कैफ, इंसान को अपनी रूटीन लाइफ बोरिंग लगती है, लेकिन रूटीन असल नेमत है। रूटीन का मतलब है हम सेहत से हैं, आफियत में हैं। बस मुझे अपनी रूटीन में वापस जाना है। उस रेस्टोरेंट का क्या हुआ जिन्होंने आपको जॉब ऑफर की थी? वो शेल्फ से टेक लगाए खड़ा था और वो उसके सामने खिड़की के साथ खड़ी थी। वो कशमाला का चेहरा बुझ गया। मैं तवक्को कर रही थी कि वो मुझे कोई मैनेजमेंट पोजीशन ऑफर करेंगे, लेकिन वो अपने रेस्टोरेंट की एक दीवार पे 3D टेलीविजन बनवाना चाहते हैं। आप बना सकती हैं? नहीं, रमज़ान शुरू होने वाला है, उनके पास ईद तक का वक्त है। वो चाहते हैं कि मैं सारा रमज़ान उस एक दीवार पे काम करूं, मगर 4 हफ्तों में सिर्फ पेंटिंग बनाई जा सकती है, आर्ट नहीं। क्यों? वो दिलचस्पी से पूछने लगा। आर्ट बनाने के लिए कोई डेडलाइन नहीं रखी जा सकती, क्योंकि आर्ट खुशी से नहीं तख्लीक किया जाता, ना वो पैसे कमाने के लिए होता है। आर्ट दर्द और टूटे दिल से बनता है। उसके लिए कनपटी पे उंगली से दस्तक दी। जहन के क्रिएटिव हिस्से का शोर से खाली होना ज़रूरी है, और मेरे जहन में अभी बहुत शोर है। यानी आपने इनकार कर दिया? नहीं, सोचने के लिए वक्त मांगा है। हालांकि इनकार कर देना चाहिए था। वो मुतज़ब्ज़ब लग रही थी। आप लोगों को ना नहीं कहती, कह दिया करें। ना कहना इतना ही ज़रूरी है जितना कि सांस लेना। नहीं कहेंगी तो दम घुटने लगेगा। कॉफ़ी बना दूँ? ताबेदारी से पूछा। कशमाला ने इस बात में सर हिला दिया। थैंक यू कैफ, तुम मेरी ज़िंदगी बहुत आसान कर देते हो। मेरी दुआ है कि तुम्हारा बिजनेस प्लान जल्द बन जाए और वो कामयाब हो। वो खुद से कह रही थी या उससे, वो फैसला नहीं कर सका। बस चंद लम्हे उस मेहरबान लड़की को देखता रहा जो उसके कैरियर की इतनी फिक्र कर रही थी। दिल का बोझ बढ़ता गया।
कशमाला बीबी, उसने कहना चाहा। ये वो लम्हा था जब वो उसे सब बता सकता था। उसे मालिक की बात नहीं सुननी थी। वो उसे अपनी मजबूरी बताएगा, सारी बात समझाएगा। यही वो लम्हा था। अगर आज नहीं तो फिर शायद कभी नहीं। वो उससे नफरत नहीं करेगी। वो मेहरबान दिल की मालिक थी। वो उसे अपने करीब रहने देगी। वो उसकी हिफाजत करेगा। उसको कोई नुकसान नहीं होने देगा। ओह हाँ, कशमाला ने सुना नहीं। उसे याद आया, मैंने माहिर फरीद को गूगल किया था। आवाज़ आहिस्ता कर ली। सलीम किसी काम से नीचे गया था। उसे उसके आने से पहले बात मुकम्मिल करनी थी। कैफ के कदम वहीं जंजीर हो गए। सांस जहाँ था वहीं रुक गया और दिल जोर से धड़का। तुमने नोटिस किया था कि उस लाइटर के ऊपर मेड इन यूके लिखा था? कैफ ने उसे वो लाइटर वापस कर दिया था और उसने कल रात ही उसे गौर से देखा था। जी, लाइटर तो कहीं का भी बना हो सकता है। उसने बात टालनी चाहिए। नहीं, अगर तुम गौर करो तो मेड इन यूके और माहिर फरीद, इन दोनों अल्फाज को एक ही फ़ॉन्ट में एंग्रेव किया गया है। यानी वो लाइटर यूके का नहीं बना हुआ। वो एक हिंट है। कैफ ने थूक निगल के बज़ाहिर नासमझी से उसे देखा। मतलब मतलब ये कि उसकी आंखें चमकी। उस माहिर फरीद का ताल्लुक यूके से है। पहले मैंने सर्च किया था तो बहुत से मुल्कों के माहिर फरीद नज़र आए थे, लेकिन जब मैंने यूके लिख के सर्च किया तो मुझे एक पुरानी फेसबुक पोस्ट मिली। वो उसे वो बता रही थी जो वो पहले से जानता था, फिर भी जब्त किए सुने गया। उसके मुताबिक माहिर फरीद एक साइकोपैथ है जिसके माँ बाप ने खुद उसको किसी जहनी अमराज के अस्पताल में दाखिल करवाया था, लेकिन फिर किसी तरह उसने खुद को वहाँ से निकलवा लिया और अपने बाप के कार क्रैश में मर जाने के बाद वो उसके तमाम असासों का मालिक बन बैठा। वहाँ कोई कह रहा था कि शायद उसने अपने बाप को खुद कत्ल किया हो। उसने झुरझुरी ली। कितने अजीब लोग होते हैं ना दुनिया में। मेरी माँ को ज़रा सी बीमारी है और मेरे दिल में आग लगी हुई है, और लोग पैसे के लिए अपने बाप को मार भी सकते हैं। वो वाकई अफसोस से कह रही थी। कैफ के हलक में कांटे उगाए। साइकोपैथ ऐसे ही होते हैं। फिर उसने गौर से कशमाला को देखा। क्या वाकई आप किसी माहिर फरीद को नहीं जानती? नहीं कैफ, मैं नहीं जानती, लेकिन एक बात है, ये आदमी जो पता नहीं क्यों मेरे पीछे पड़ा है, ये अकेला काम नहीं कर रहा। उसने अपने हर कार्य छोड़ रखे हैं, जैसे वो लिफ्ट वाला आदमी। यानी इस साइकोपैथ ने फिर से बहुत सा थूक हलक से नीचे उतारा। कुछ लोगों को अपने पेरोल पे रखा हुआ है, आपको ताक़ुब करने के लिए। ऐसा ही लगता है। और पता है क्या, ये लोग जो उसके लिए काम कर रहे हैं, ये उस साइकोपैथ से बदतर हैं, क्योंकि ये अच्छी तरह जानते हैं कि वो क्या है, लेकिन सिर्फ उसकी दौलत की वजह से वो उसके साथ हैं। वो जो कुछ रात से सोच रही थी उस सब को एक सांस में बाहर निकाल दिया। फिर झुरझुरी लेकर सर झटका। सॉरी, तुम कुछ कह रहे थे? तब ख्याल आया कि कैफ ने किसी बात का आगाज़ किया था। नहीं, कुछ नहीं। उसने धीरे से नफ़ी में सर हिलाया। उसकी आंखें जल रही थीं। मैं थक गया हूँ, कुछ देर के लिए कमरे में जा रहा हूँ। उससे निगाह मिलाए बगैर वो तेज़ी से कमरे से बाहर निकल गया। इसे क्या हुआ? ये तो कॉफ़ी बनाने जा रहा था। उसने ताज्जुब से कैफ को जाते देखा। शायद इसकी तबीयत ठीक नहीं थी। वो मज़ीद इस बारे में सोचती, मगर उसका फ़ोन बजा। उसने मोबाइल उठा के देखा। ज़ियाद सुल्तान का एक और मैसेज रिसीव हुआ था। उसने पिछला मैसेज अभी खोला नहीं था, नोटिफिकेशन से पढ़ा था, क्योंकि वो तब तक ये फ़ैसला नहीं कर पाई थी कि क्या वो ज़ियाद से गुफ्तगू करना चाहती थी, लेकिन अब उसने फ़ैसला कर लिया था। श्योर, आप मुझे रात 8 बजे से पहले तक किसी भी वक्त कॉल कर सकते हैं। उसने मुस्कुरा के मैसेज टाइप किया। सीढ़ियाँ उतरते कैफ के कदम मन मन भर के हो रहे थे। रंगत सफ़ेद पड़ रही थी। वो चुपचाप नीचे कमरे में आया और दरवाज़ा बंद कर दिया। फर्श पे एक सादा मैट्रेस रखा था। एक तरफ अलमारी थी और दूसरी जानिब कूलर लगा था। कैफ मैट्रेस पे बैठा और कितनी ही देर सामने वाली दीवार को देखे गया। फिर उसने मोबाइल निकाला और वाइट हेयर को कॉल मिलाई। मैं ये जॉब करता रहूँगा, मैं उसे सच नहीं बताऊँगा, बेफिक्र रहो। अरे वाह, एकदम इतनी तब्दीली कैसे? तुमने ठीक कहा था, मैं उसे पहले ही धोखा दे चुका हूँ
اور وہ جلد یا بدیر مجھ سے نفرت ہی کرے گی، اس لیے مجھے جلد از جلد اپنا کام مکمل کر کے یہاں سے نکلنا ہے۔ وہ تلخی سے دبی دبی آواز میں کہہ رہا تھا۔ یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اچھا، مجھے ایک کاغذ ملا ہے کشمالہ کے گھر سے، اس کی تصویر بھیج رہا ہوں، اس کا کیا کرنا ہے؟ وہ مکان کے انداز میں بتا رہا تھا، کسی روبوٹ کی طرح، کسی کارپوریٹ جاسوس کی طرح۔ تم نے کشمالہ کو بتایا اس کاغذ کے بارے میں؟ نہیں، میں کشمالہ مبین کے لیے کام نہیں کرتا، میں ایک خود غرض انسان ہوں اور میں صرف ایک آدمی کے لیے کام کرتا ہوں اور وہ ہے ماہر فرید۔ اس کے انداز میں خود اپنے لیے ناپسندیدگی تھی۔ وہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گی اور ایک وقت آئے گا جب وہ اس سے نفرت کرے گی۔ اسے ابھی سے خود کو اس وقت کے لیے تیار کرنا تھا۔ اس صبح وہ اٹھی تو تازہ دم محسوس کر رہی تھی۔ موبائل چیک کیا اور زیاد کی چیٹ دیکھی تو مسکرا دی۔ اس نے لکھا تھا کہ وہ شام میں اسے کال کرے گا۔ زیاد کو اس سے کیا کام ہو سکتا تھا؟ وہ یہی سوچتے ہوئے سنگار میز کے سامنے آئی اور آئینے میں اپنا عکس دیکھا، پھر دائیں بائیں چہرہ گھمایا۔ کوئی پمپل نہیں تھا۔ گڈ۔ بال جوڑے میں لپیٹتی وہ لاؤنج میں آئی تو ماں تخت پہ بیٹھی بھنڈیاں کاٹ رہی تھیں۔ ایک ٹانگ موڑے، دوسری سیدھی لمبی کیے، درمیان میں پرات رکھے، سفید چکن کا دوپٹہ ہمیشہ کی طرح سر پہ لے کر کانوں کے پیچھے اڑس رکھا تھا۔ چہرہ اٹھا کے اسے آتے دیکھا تو فوراً فکر مندی سے بولی، افطاری کی تیاری نہیں کرنی؟ وہ جو آج بہتر محسوس کر رہی تھی ایک دم بجھ سی گئی۔ ماں پھر سے بھولنے لگی تھی۔ ماں، ابھی صبح کے 10 بجے ہیں اور رمضان آنے میں ابھی 6 دن ہیں۔ وہ ان کے ساتھ تخت پہ لیٹ گئی، گاؤ تکیے پہ سر رکھ لیا اور پہلو کے بل کروٹ لے لی، پھر 2 انگلیوں سے وہ ماں کی کلائیوں میں موجود سونے کی چوڑیوں کو چھیڑنے لگی۔ ماں نے اس بات کو جیسے سنا ہی نہیں، سر جھکائے بھنڈی کا سر قلم کرتے ہوئے بولی، ماہی سے کہو اٹھ جائے، کب تک سوتی رہے گی؟ ماہی کہاں ہوتی ہے ماں؟ تحمل سے یاد دلایا۔ وہ بار بار ماں کو بھول جانے والی اشیاء یاد دلاتی تھی تاکہ ان کا ذہن خود سے کام کرنے کا عادی رہے۔ ہیں؟ ماں نے چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا، تھوڑا سا سوچا۔ یاد کریں، ماہی کہاں ہوتی ہے؟ انگلی چوڑیوں کے اوپر سے گزاری، سونا سونے سے ٹکرایا، چھن چھن کی آواز آئی۔ کینیڈا کے صوبے برٹش کولمبیا میں، ماں نے سبق کی طرح دہرایا۔ برٹش کولمبیا کے کس شہر میں؟ 3 چوڑیاں ایک طرف اور 3 ایک طرف، درمیان میں گیپ آ گیا۔ چلی ویک میں۔ ماں کا سبق مکمل ہوا۔ مالا انگلی سے چوڑیوں کو باری باری ساتھ کرنے لگی۔ ماں نے ایک دم سے بازو اٹھا کے اپنا موبائل اٹھایا تو ساری چوڑیاں پھسل گئیں۔ موہت نے کھانا کھایا؟ انہیں یاد آیا۔ ساتھ ہی موہت کو کال ملانے لگی۔ آج کل وہ ہر گھنٹے بعد موہت کو کال کرتی تھی۔ ماں، موہت بچہ نہیں ہے، کھا لے گا جب بھوک لگے گی، ریلیکس۔ ان کے چہرے پہ نرمی سے ہاتھ پھیرا۔ پتہ نہیں یہ ماؤں کا کیا معاملہ ہوتا ہے بچوں کے کھانے کو لے کر۔ شاید وہ تب تک اس بات کو نہیں سمجھ سکے گی جب تک اس کے اپنے بچے نہیں ہوں گے۔ شاید تب تک کوئی بھی یہ نہیں سمجھ سکتا۔ موہت نے کال نہیں اٹھائی تو ماں نے فون رکھ دیا۔ تبھی وہ دوبارہ بجنے لگا۔ غیر شناسا نمبر تھا۔ ماں نے کال اٹھائی تو نگینا آنٹی تھی۔ ماں اسپیکر آن کر کے سنتی تھی۔ فون ساتھ رکھ دیا اور سبزی کاٹتے ہوئے بات کرنے لگی۔ کیسی ہے نگینا بھابھی؟ وہ اسی طرح ان کے ساتھ لیٹی رہی، چوکنی سی، کہیں ماں کچھ الٹا سیدھا نہ بول دیں اور خاندان میں مشہور ہو جائے کہ حورے جہاں کو کوئی ذہنی مسئلہ ہے۔ حورے بھابھی، سچ کہوں تو مجھے آپ کی بیٹی کشمالہ بہت پسند آئی۔ اس کا رواں رواں کان بن گیا، سانس وہیں ٹھہر گیا۔ میرے بیٹے نے تو بس اپنی منگیتر کی موت کا غم سینے سے لگا لیا تھا، شادی کی بات پہ گمسم ہو جاتا تھا، مگر کل جب میں نے اس سے کشمالہ کا ذکر کیا تو پہلی دفعہ اس نے مجھ سے سوچنے کے لیے وقت مانگا۔ وہ زیر لب مسکرا کے چھت کو دیکھنے لگی۔ تو زیاد صاحب کو یہ کام تھا مجھ سے؟ میرے بس میں ہو تو میں ابھی کشمالہ کا رشتہ لینے آپ کے پاس آ جاؤں، لیکن زیاد بار بار کہتا ہے کہ میری اور کشمالہ کی زندگی بہت مختلف ہے، کشمالہ راضی ہی نہیں ہوگی۔ خیر، ہوگا تو وہی جو نصیب میں لکھا ہے، لیکن میں تو بہت خوش ہوں، پہلی دفعہ اس نے اتنے عرصے بعد اس پہلو پہ سوچنا شروع کیا ہے۔ نگینا آنٹی ہر ماں کی طرح اتنے پہ ہی خوش تھیں۔
کشمالہ کی مسکراہٹ مدھم ہوئی۔ وہ اب بغور ماں کے تاثرات دیکھ رہی تھی۔ وہ ہوں کر کے سن رہی تھی۔ اسے احساس ہوا ماں کے ذہن میں بات رجسٹر نہیں ہو رہی۔ درمیان میں موہت کی کال آنے لگی تو ماں نے کال کاٹ کے اس کی کال اٹھا لی۔ یہ بھی ایک نشانی تھی، ایک دم سے گفتگو ختم کر دینا یہ نارمل نہیں تھا۔ ان کو کسی نیورولوجسٹ کو دکھانے کی ضرورت تھی کہ ان کا ذہن کیوں ٹھیک سے کام نہیں کر رہا۔ دوستو، یہ تھا ناول مالا کی دوسری قسط کا چوتھا حصہ۔ آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔